Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, today we will discuss here IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature is also called as IUPAC nomenclature. Means हम आज डिस्कस करने वाले हैं IUPAC nomenclature और IUPAC nomenclature को कई बार IUPAC भी बोल दिया जाता है. अब ये IUPAC है क्या, सबसे पहले हमें इसे समझना है. तो IUPAC को सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ कि I स्टैंड हियर इंटरनेशनल, I स्टैंड हियर इंटरनेशनल, U स्टैंड हियर यूनियन ऑफ, P stand here pure, A stand here applied, pure and applied, और C stand here chemistry, C stand here chemistry. तो इन शॉर्ट इसका प्रॉपर वर्ड पूरा नाम क्या बना, IUPAC की फुल फॉर्म क्या बनी, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अब ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, अब पहले हमें इसे समझना है. तो ये क्या था कि हुआ क्या कि इनिशियली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे थे तो उनकी नेमिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. जिस देश में जहाँ वो हम कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ, वहीं पर जहाँ बनाया गया वो फॉर्म हुआ, वहीं के साइंटिस्ट ने वहाँ की लोकल लैंग्वेज में नाम दे दिया. सपोज करते हैं जापान में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ तो जापानीज़ ने क्या किया, वहाँ की जापान की लैंग्वेज में उसे लोकल नाम दे दिया. ठीक है. अब अमेरिका में कोई कंपाउंड डिस्कवर हुआ तो अमेरिकन ने अपनी लोकल लैंग्वेज में उस कंपाउंड को नाम दे दिया. ठीक है. इंडोनेशिया में कोई हुआ तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में नाम दे दिया गया. लेकिन एक्चुअल में जो जापानीज़ ने नाम दिया उस कंपाउंड का, अब जापानीज़ में अगर उस कंपाउंड का नाम है तो उसे अमेरिकन नहीं जानता, क्योंकि अमेरिकन को जापानीज़ नहीं बोलनी आती, हमें इंडियंस को जापानीज़ नहीं आती, तो हम कैसे समझें. वहीं पर जब अमेरिकन ने नाम दिया तो जापानीज़ को अमेरिकन लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या होगा कि बहुत घोच पोच होने लगा. तो उसके लिए यानी उसका नोमेनक्लेचर, किसी कंपाउंड का फिक्स नोमेनक्लेचर हो और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक ही नाम से जाना जाए, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई. और वो कमेटी क्या थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से वो कमेटी बनाई गई. और उसमें कुछ रूल्स डिसाइड किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नेमिंग के लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए. और ये कहा गया कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसकी नेमिंग इन रूल्स के बेस पर होगी. और इन रूल्स के बेसिस पर जब कोई कंपाउंड का नाम बनकर आएगा, फाइनल नाम बनकर आएगा, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होगा. संसार के हर देश में वही नाम लिया जाएगा. मींस अब अगर कोई, जैसे अगर मैं कहूँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने क्या ले लिया, CH4, बड़ा सिंपल सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन. तो अगर ये मीथेन है तो ये मीथेन, अगर मैं आप यहाँ इंडिया में इसको मीथेन पढ़ रहे हो तो आप अमेरिका में भी अगर कोई प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे तो वो भी मीथेन ही पढ़ाएंगे. जापानीज़ में कोई टीचर पढ़ाएगा तो वो भी इसका नाम क्या बोलेगा, मीथेन ही बोलेगा. ठीक है. तो इन शॉर्ट हुआ क्या कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नेमिंग एप्लीकेबल होगी उसको बोला गया IUPAC नोमेनक्लेचर. IUPAC नोमेनक्लेचर में इन्होंने हर नोमेनक्लेचर के लिए यानी हर कंपाउंड के लिए नेमिंग के लिए कुछ रूल्स फिक्स कर दिए थे और उन रूल्स के बेसिस पर नोमेनक्लेचर किया गया. तो ये तो था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. कैसे, सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर था. एक्चुअल में ये सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर था. लेकिन इस नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के साथ साथ एक और नोमेनक्लेचर चलता है. यानी फर्स्ट नोमेनक्लेचर तो हमने क्या देखा, IUPAC, जो कि एक कमेटी ने डिसाइड किया था, रूल्स के बेसिस पर बनाया जाएगा किसी कंपाउंड का नाम, और उसी कंपाउंड का नाम एक और नोमेनक्लेचर के बेस पर दिया जाता है जिसको बोला जाता है ट्रिवियल नोमेनक्लेचर. एक होता है IUPAC नोमेनक्लेचर और एक होता है ट्रिवियल नोमेनक्लेचर. ट्रिवियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, कॉमन नेम, सामान्य नाम, साधारण नाम. और ये क्या है, प्रोफेशनल नाम, सिस्टमेटिक नाम, रूल्स के बेसिस पर नाम. तो ट्रिवियल नेम में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम का. जैसे हमारे पास एक कंपाउंड होता है HCOOH. ठीक है, HCOOH. अभी जो HCOOH है इसका जो कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम का मतलब जैसे हमारे भी दो नाम होते हैं ना, कई बार एक घर का एक बाहर का. तो बाहर वाला कौन सा है, जो प्रोफेशनल है जिसे सब जानते हैं, IUPAC. उसको कंपेयर किससे करें, IUPAC से. और घर का सोनू, टीटू, मोनू, चिंकी, है ना, तो वो कौन सा है, ट्रिवियल नेम. तो ट्रिवियल नेम, इसका जो ट्रिवियल नेम होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड. और इसका जो IUPAC नेम होता है आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, तो इसका नाम होता है मीथेनोइक एसिड.
अब ये जो मीथेनोइक एसिड आया तो ये कैसे आया, तो ये आया सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर से, रूल्स के बेसिस पर, रूल्स के बेसिस पर एक नाम आया मीथेनोइक एसिड, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है। ये क्या है, ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम। अब ये नेम कैसे दिया गया, तो जनरली ट्रिवियल नेम कहाँ से डिराइव्ड हुआ, तो दिस नेम, दीज नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम, हम कह सकते हैं दीज नेम डिराइव्ड फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ कंपाउंड, देयर सोर्स ऑफ कंपाउंड, यानी ये जो कंपाउंड बने, ये कंपाउंड जहाँ से हमें मिला, जिस सोर्स से हमें मिला, उसी सोर्स के कंपाउंड के बेस पर, उस सोर्स के नाम के बेस पर ये कॉमन नेम दे दिया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे ये फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो फॉर्मिक एसिड है, अगर इस फॉर्मिक एसिड की बात करूँ तो ये फॉर्मिकस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, और फॉर्मिकस वर्ड एक ग्रीक वर्ड होता है, फॉर्मिकस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है, और जिसका मीनिंग होता है रेड आंट, रेड आंट। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि एक्चुअल में फॉर्मिक एसिड क्या होता है, जो रेड आंट होती है ना, लाल चींटियाँ, तो लाल चींटी के काटने से कई बार हमें जलन होने लगती है। तो क्यों होती है, एक्चुअल में जब लाल चींटी काटती है तो उसके स्टिंग में, वो अपने स्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट करा देती है, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें जलन होने लगती है। तो एक्चुअल में वो जो जलन होती है ना, वो क्या, किसकी वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। तो क्या है कि जो ट्रिवियल नेम कहाँ से मिला, डिराइव्ड फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ कंपाउंड। एक्चुअल में वो जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, ये कहाँ से मिला हमें, तो ये कहाँ से मिला, ये हमें मिला रेड आंट से, और रेड आंट को ग्रीक वर्ड में क्या बोला जाता है, फॉर्मिकस। तो फॉर्मिकस से वर्ड ले लिया गया क्या, फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से ट्रिवियल नेम कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, जिस सोर्स से वो डेवलप हुआ है कंपाउंड, वहीं से लेकर एक नाम। फॉर एग्जांपल, एक और मैं आपको एक और नाम बताता हूँ। जैसे फॉर्मिक एसिड की जगह एक और एसिड होता है हमारे पास, CH3COOH, CH3COOH, ठीक है। इसका अगर मैं IUPAC नेमिंग बताऊँ तो इसकी IUPAC नेमिंग होती है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, अब इसका कॉमन नेम यानी ट्रिवियल नेम कहाँ से आएगा, तो ट्रिवियल नेम आता है जहाँ से ये सोर्स ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड कहाँ से डेवलप हुआ है। तो ये कंपाउंड जो होता है जनरली कहाँ से डेवलप होता है, सिरका, सिरका आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, सिरका जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, अब ये एसिटिक एसिड से हुआ है, तो ग्रीक में एसिटिक एसिड को एक नया वर्ड यूज किया जाता है, ग्रीक वर्ड है एसिटम। एसिटम का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में क्या, विनेगर, विनेगर, और विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, यानी इस एसिटम का मतलब होता है एसिटिक एसिड। तो इन शॉर्ट, और ये एसिटम क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो ये जहाँ से डिराइव्ड होते हैं, जिस चीज़ से, जिस सोर्स से डिराइव्ड होते हैं, उस सोर्स के बेस पर नाम दे दिया जाता है। जैसे हमारे घरों में भी तो ऐसे होता है, जैसे कोई नया न्यू बॉर्न बेबी डेवलप पैदा हुआ, तो उसमें क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी को अगर वो गोरा सा हुआ तो उसका नाम रख दिया भूरा, वो काला है तो कालू, है ना। तो क्या मतलब है, वो कहाँ, जिस कंडीशन में डेवलप हुआ उसका कॉमन नाम रख दिया। इसी तरीके से जिस कंडीशन में वहाँ का लोकल लैंग्वेज में जो नाम था ग्रीक वर्ड में, जैसे ग्रीक वर्ड में रेड आंट को क्या बोलते हैं, फॉर्मिकस, तो फॉर्मिकस से क्या वर्ड ले लिया गया, फॉर्मिक एसिड। इसी तरीके से ग्रीक वर्ड में एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, एसिटम, और एसिटम से क्या नाम ले लिया गया, एसिटिक एसिड ले लिया गया। तो ये तो होता है कॉमन नेम। और जब हम उसे प्रोफेशनल सिस्टमेटिक वे में रूल्स के हिसाब से किसी कंपाउंड का नाम बताते हैं तो वो होता है IUPAC नेम। होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कुछ मैं नाम आपको कॉमन नेम यानी ट्रिवियल नेम और IUPAC नेम बता देता हूँ, क्योंकि जनरली बहुत जगह पर एग्जाम में कई बार वो कॉमन नेम दे देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़न ना हो तो हम कुछ कंपाउंड्स के नाम लिख लेते हैं। हालांकि नोमेनक्लेचर अभी मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक जर्नल कुछ ट्रिवियल नेम जो कॉमन ट्रिवियल नेम है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और उन्हीं का IUPAC नेम मैं दोनों ही आपको कंपेयरिंग करके बता देता हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड होता है मीथेन, फॉर्मूला होता है CH4। कैसे नाम बना तो वो अभी मैं बताऊंगा, अभी तो ये डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ, कैसे बने तो वो बात की बात है, अभी तो डायरेक्ट याद। इसका IUPAC नेम भी क्या होता है, मीथेन, और इसका ट्रिवियल नेम भी मीथेन ही होता है। तो कन्फ्यूज़न है ही नहीं यहाँ पे। फिर हमारे पास दूसरा कंपाउंड होता है C2H6, इसका IUPAC नेम होता है ईथेन, ठीक है, लेकिन इसका ट्रिवियल नेम होता है इथाइलिन। तो यहाँ पर कहीं पर अगर इथाइलिन लिखा हुआ आ जाए तो उसका फॉर्मूला C2H6 ही होगा, और अगर इथेन लिखा हुआ आ जाए तो भी उसका फॉर्मूला C2H6 ही होगा,
ठीक है। इसी तरीके से कहीं पर मीथेन हो गया, इथेन हो गया। इसी तरीके से अगर हम और आगे बात करें तो जैसे हमारे पास होता है फॉर्मिक एसिड, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, हमारे पास होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCOOH, ठीक है। इसका IUPAC नेम होता है मीथेनोइक एसिड। लेकिन मीथेनोइक एसिड के बाद इसका जो ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम होता है, तो मैंने अभी बताया था इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि बहुत यूज होता है। कई बार हम आपको ऐसे मिल जाएगा नाम, कई बार ऐसे मिल जाएगा, तो फॉर्मूला तो कॉमन है, नाम तो एक ही है, फॉर्मूला तो एक ही है, नाम अलग अलग है। इसके बाद इसी तरीके से जैसे अभी एक और एग्जाम्पल लिया था CH3COOH। CH3COOH क्या होता है, इसका नाम IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग होती है बच्चों इथेनोइक एसिड। वहीं पर इसकी कॉमन नेमिंग होती है या ट्रिवियल नेमिंग होती है एसिटिक एसिड। ट्रिवियल नेमिंग करते हैं हम बच्चों एसिटिक एसिड। इसी तरीके से अगर हम बात करें अगली, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C2H4, जिसको हम बोलते हैं इथीन, और इसकी ट्रिवियल नेम होता है एसिटाइलिन, ठीक है। तो इसका इथीन को कॉमन नेम में हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है, एसिटाइलिन। तो ये कुछ कॉमन नेम थे जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और IUPAC नेमिंग ये थी। हालांकि IUPAC नेमिंग के रूल्स हैं, ये कैसे हैं तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैंने जनरल कॉमन बता दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले ट्रिवियल नेम है, जो कई बार हमें डायरेक्ट ट्रिवियल नेम में ही दे देता है, कंपाउंड का नाम कॉमन नेम में नहीं देता है। होप आपने इसको देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार और देख लीजिए, फिर मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। होप आपने आप देख लिया होगा। चलिए इनको रब करता हूँ मैं। ट्रिवियल नेम की बात हो गई, ठीक है, और हमारे IUPAC की डिस्कशन हो गया कि एक्चुअल में IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है और ये IUPAC आया कहाँ से। अब बारी आती है कि IUPAC नेमिंग करने के लिए मैं इसको हाफ कर देता हूँ, तो हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं। अगर ये टर्म्स हमें क्लियर हो जाएं तो फिर IUPAC बहुत आसान होती है। तो हमारे पास क्या टर्म है, तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। पहला टर्म्स होता है प्रीफिक्स, पहले टर्म को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आता है वर्ड रूट के बाद हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद, अब ये क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो किसी भी IUPAC या IUPAC नोमेनक्लेचर, किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये क्या है, कि ये सिस्टमेटिक वे है। मीन्स सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा उस नेमिंग में, फिर उसकी वर्ड रूट आएगी, फिर उसके प्राइमरी सफिक्स आएगा, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आएगा। लेकिन सर ये प्राइमरी वर्ड रूट हैं क्या, तो चलिए पहले इनको डेफिनेशन से कवर कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स की डेफिनेशन वाइज कहूँ तो ये कहता है दिस denotes the presence of substituent group other than functional group। यानी किसी कंपाउंड में, हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो आपको बताया था। तो फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर अगर कोई और ग्रुप है तो वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल से देता हूँ कुछ नाम, प्रीफिक्स के कुछ नाम बताता हूँ, जैसे Cl, Br, I, F, NO2, CH3, C2H5, C3H7, ठीक है, C3H7। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं प्रीफिक्स। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। कैसे यूज करते हैं तो अभी बताऊंगा। उसके बाद बारी आती है, ये फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं होते हैं, दीज ऑल आर नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, दीज आर प्रीफिक्स, ठीक है। ये आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है। उसके बाद प्रीफिक्स के बाद हमारे पास आता है दूसरा पार्ट, दैट इज वर्ड रूट का मीनिंग होता है बच्चों सिंपल, दिस डिनोट, इसके लिए हम कहेंगे दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की चेन, यानी हमारे कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वर्ड रूट। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि हम एक कार्बन को, अगर कार्बन एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मीथ, उसको क्या बोलते हैं, मीथ। अगर कार्बन दो कार्बन है तो क्या बोला जाएगा, ईथ। अगर कार्बन 3 है तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रॉप। अगर कार्बन 4 हैं
तो उसको हम प्रोनाउंस करते हैं ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो उसको प्रोनाउंस करते हैं प्रॉप, सॉरी प्रॉप हो गया तो ये हो गया पेंट, पेंट, ठीक है। अगर कार्बन हमारे पास 6 हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग हेक्स, इसका वर्ड रूट है हेक्स। कार्बन 7 का नाम होता है हेप्ट। वहीं नंबर ऑफ कार्बन अगर 8 हैं तो नाम होता है ऑक्ट। वहीं नंबर ऑफ कार्बन अगर 9 है तो नाम होता है नन, और नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो नाम होता है डेक। बच्चों आप लोग हो सकता है बोर हो रहे हो कि सर ये सारी बातें क्या बता रहे हो आप, डायरेक्ट नेमिंग क्यों नहीं करा रहे। एक्चुअल में हमें अगर बेस नहीं पता होगा तो हम डायरेक्ट नेमिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ी देर और वीडियो के साथ बने रहिए, इन बेसिक्स को जान लीजिए, उसके बाद आप मिनटों में चुटकियों में इनका नाम नेमिंग करना भी सीख जाओगे अगर आपको बेसिक्स रेडी है। तो दूसरा पार्ट हमने भी कवर कर लिया कि वर्ड रूट क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। और अगर किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल, किसी फॉर्मूले में केवल एक ही कार्बन है तो उस एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मिथ। 2 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इथ। 3 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे प्रॉप। 4 कार्बन है ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक। इस तरीके से वर्ड रूट हमारी कवर हो जाती है। वर्ड रूट के बाद हम आते हैं सफिक्स पर। पहले आपको समझाता हूँ सफिक्स क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। तो सफिक्स क्या है कि हम कहते हैं इट डिनोट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप। इट डिनोट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये टाइप ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करता है कि किस तरीके के बॉन्ड हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बॉन्ड कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड जिसको एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड जिसको इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जिसको आइन बोलते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अमाइन, ठीक है, ये सारे। तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो या तो ये टाइप ऑफ बॉन्ड को बताता है या फिर ये फंक्शनल ग्रुप को बताता है। अब ये जो सफिक्स हो जाता है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्राइमरी सफिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉन्ड कहूँ या फिर हम कहें टाइप्स ऑफ बॉन्ड। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है हमेशा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, किस तरीके के बॉन्ड है। अब हमें पता है लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एन। अगर पूरे कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन। और अगर पूरे कंपाउंड में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइन, ठीक है, आइन, ठीक है। तो ये हो गया आइन, ठीक। तो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। अब दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। दूसरा बच्चों क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है आपका, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को। तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को। और लास्ट क्लास में, अगर आपने लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहले फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो देख लें, अदरवाइज़ ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कवर किया है, हमने अल्कोहल, ईथर, मीथेन, है ना, एसिड, सारे ग्रुप डिस्कस किए हैं। और साथ ही साथ लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्काइल ग्रुप भी डिस्कस किया है जिसकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी यहाँ पर। तो आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो पहले आप वो क्लास देख लें तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शंस को डिसाइड करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बताया था कौन कौन से होते हैं, जैसे OH ग्रुप को जनरली क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल। OH का मतलब क्या होता है, ये किस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्कोहल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम इसकी नेमिंग करते हैं, OH ग्रुप की नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, केवल ऑल। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इसी तरीके से अगला फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास CHO, जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड की जब नेमिंग होती है किसी कंपाउंड में, अगर ये ग्रुप हमें दिखा तो एल्डिहाइड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, अल। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अल, AL। इसी तरीके से अगला फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं हम इसको। और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं इसके नेमिंग के लिए, ओइक एसिड, ओइक एसिड यूज़ करते हैं। इसी तरीके से थोड़े से मैं यहाँ लिख देता हूँ।
अगला जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसको बोलते हैं CO सिंगल बॉन्ड C, यानी इधर भी कोई ग्रुप है, इधर भी कोई ग्रुप है और बीच में CO है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको सारी बातें बताई थी कि ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो अगर ये ग्रुप है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। और कीटोन की नेमिंग करते समय जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, ओन। केवल कौन सा वर्ड होगा, ओन। इसी तरीके से हमारे पास एक और ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं O, दोनों साइड R और मिड में O हो, तो ये होता है ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप, ठीक है, ईथर ग्रुप होता है, इसके लिए ईथर ही वर्ड यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एक ग्रुप और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं NH2 और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अमाइन, अमाइन, ठीक है, NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप। तो ये जनरली बेसिक हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। तो होप आपको प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट और प्रेफिक्स समझ में आया होगा। यानी प्रेफिक्स वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, जो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, CL, BR, I, F, इनको ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, प्रेफिक्स, सबसे पहले प्रेफिक्स लिखा जाता है। वर्ड रूट किसे कहते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसको वर्ड रूट बोला जाता है। 1 कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो ईथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट। इसके बाद सफिक्स किसे बोलते हैं, तो सफिक्स का मतलब होता है जो या तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करे या फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसको बोला जाता है सफिक्स। और सफिक्स में 2 तरीके के सफिक्स होते हैं, प्राइमरी सफिक्स जो बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंगल बॉन्ड अगर पूरे मॉलिक्यूल में है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इन, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आइन। इसी तरीके से सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होता है, और फंक्शनल ग्रुप अगर OH ग्रुप दिख रहा है हमें तो वो अल्कोहल ग्रुप होता है, और अल्कोहल ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑल। इसी तरीके से CHO एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अल। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ओइक एसिड। इसी तरीके से सो ऑन। तो होप आपने ये सारा कंसेप्ट देख लिया होगा, थोड़ा सा समझ लिया होगा। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट के बाद अब हम करने वाले हैं स्टार्टिंग IUPAC नोमेनक्लेचर की स्टेप बाय स्टेप। देख लीजिए आप इसको। होप आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। सारी बातें मैंने आपको बता दी, सारा बेसिक्स मैंने आपको बता दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं है कि बेसिक्स में कुछ छोड़ा हो जो आप लोगों को ना पता हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। पहले एक ऐसा एग्जाम्पल जो इस पूरे फार्मूले में फिट होता है, हमें ये फार्मूला फॉलो करना है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल जो पूरे फार्मूले में फिट होता है उसको मैं ले रहा हूँ। हमने सबसे पहले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, या पूरा सब कुछ जो जिसमें सब कुछ आ जाए, जिसमें सब कुछ आ जाए वो वर्ड ये ले लेते हैं। तो हमने ले लिया OH, ठीक है। ये एक फार्मूला है हमारे पास, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला है जिसकी हमें नेमिंग करनी है। कौन सी नेमिंग करनी है, IUPAC नेमिंग करनी है। तो IUPAC नेमिंग के लिए आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, सबसे पहले प्रेफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। किस किस को क्या क्या बोलते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया है। प्रेफिक्स का मतलब होता है जो फंक्शनल ग्रुप ना हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप जैसा दिखे। तो फंक्शनल ग्रुप ना हो और फंक्शनल ग्रुप जैसा दिखे तो उसके लिए मैंने आपको बताया था प्रेफिक्स कौन कौन से होते हैं। तो Cl को हम प्रेफिक्स बोलते हैं, Br को हम प्रेफिक्स बोलते हैं, F को हम प्रेफिक्स बोलते हैं, I को हम प्रेफिक्स बोलते हैं, NO2 ग्रुप को हम प्रेफिक्स बोलते हैं, CH3 ग्रुप को हम प्रेफिक्स बोलते हैं, C2H5 ग्रुप को हम प्रेफिक्स बोलते हैं, C3H7 ग्रुप को हम प्रेफिक्स बोलते हैं। नेमिंग जब यूज़ होगी इसकी तो Cl के लिए यूज़ करेंगे क्लोरो, Br के लिए यूज़ करेंगे ब्रोमो, F के लिए यूज़ करेंगे फ्लोरो, I के लिए यूज़ करेंगे आयोडो, NO2 के लिए यूज़ करेंगे नाइट्रो, ठीक है। CH3 के लिए यूज़ करेंगे मिथाइल, मिथाइल, इसके लिए यूज़ करेंगे इथाइल, इसके लिए यूज़ करेंगे प्रोपाइल, ठीक है। तो इस तरह ये यूज़ होंगे। अब सबसे पहले प्रेफिक्स का नाम आना है, और प्रेफिक्स यहाँ पर कौन सा है, Cl। अब देखो जब भी हम नेमिंग करेंगे तो विद पोजीशन बताएंगे कि वो प्रेफिक्स कौन सी पोजीशन पर है। तो नेमिंग करते समय स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि हमें हमेशा IUPAC नेमिंग करते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या कि जब हम नेमिंग करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, ये ध्यान रखना है कि कार्बन की चैन कैसी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट, लंबी से लंबी कार्बन की चैन होनी चाहिए, लंबी से लंबी कार्बन की चैन बननी चाहिए। दूसरा जो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, चाहे वो हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं और चाहे वो हमारे प्रेफिक्स हैं,
उनको नंबर कैसा मिले, हम इनकी नंबरिंग करते हैं तो नंबर कैसा मिले, स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा नंबर मिले, उनको कैसा नंबर मिले, छोटे से छोटा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कार्बन की चैन देखते हैं कितनी बड़ी है, 1 2 3, अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो 1 2 3, 3 कार्बन की चैन है, और अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूं 1 2 3 तो भी कार्बन 3 ही है, तो चैन तो 3 से लंबी नहीं बन सकती, 3 कार्बन से लंबी चैन नहीं बन सकती। लेकिन बारी आती है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर किधर से मिले। देखिए अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3, तो इस प्रेफिक्स को कौन सा नंबर मिला, 2, और इस फंक्शनल ग्रुप को, ये फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है, 3 से, तो इसको नंबर कौन सा मिला, 3। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे नंबरिंग करी तो इसको मिला 2 और इसको मिला 3। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स नंबरिंग करूं, मैं इधर से चलूं, कार्बन को नंबर दें 1 2 3, तो फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिलेगा, फर्स्ट, प्रेफिक्स को कौन सा नंबर मिलेगा, सेकंड। तो किधर से छोटे नंबर मिल रहे हैं, इधर से या इधर से, इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को 1 मिल गया और इसको 2 मिल गया, वहाँ पहले क्या मिला था, 3 और 2, तो हमारा ये वाला पैटर्न सही है और ये वाला पैटर्न गलत था, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, यानी हम ऐसी नंबरिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। इधर से फंक्शनल ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा था, इधर से 1 मिल रहा है, और नंबरिंग हमेशा कार्बन की होगी, किसी और कंपाउंड की नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नंबरिंग हमने कर दी, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद विद नंबर हम नेमिंग करेंगे। जैसे सबसे पहले Cl क्या है, प्रेफिक्स, और इस Cl को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, क्लोरो। पोजीशन कौन सी है, कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है क्लोरो, 2 से, तो सबसे पहले प्रेफिक्स का नाम आएगा, क्या होगा, 2 क्लोरो। प्रेफिक्स यूज हो गया, प्रेफिक्स यूज हो गया। इसके बाद आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट मैंने क्या बताई थी, नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन कितने कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों, 3 कार्बन को मैंने अभी लिखवाया था, देखिए आप पेज पलट के, प्रॉप। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप। तो हमने 3 कार्बन हमें 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, तो हमने लिख दिया प्रॉप। ये भी हो गया, वर्ड रूट पूरा हो गया। वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या था, बॉन्ड्स, या तो सिंगल या फिर डबल या फिर ट्रिपल। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। देखिए बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं आपको, सिंगल, तो सिंगल के लिए क्या वर्ड यूज होगा, एन। प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ के लिए, एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन। क्लियर हो गया, तो प्राइमरी सफिक्स हमने यूज कर लिया। अब बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है बच्चों, हमें यहां पर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है OH। OH, और अभी अभी OH को बताया था, पलट पन्ना दोबारा, OH को देखिए क्या लिखा था, अल्कोहल ग्रुप। और अगर OH की नेमिंग करनी है अल्कोहल के केस में तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑल। ठीक है, ऑल। तो क्या हो गया, 2 क्लोरो प्रोपेन, ई हटा के क्या लग जाता है, ओल। क्या बन गया, 2 क्लोरो प्रोपेनॉल। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो कि आपने लिखा 2 क्लोरो प्रोप एन, ठीक है। और ये जो ओल है, अल्कोहल है, कौन से कार्बन पर है, पहले कार्बन से जुड़ा है, तो आप इसको 1 ऑल भी लिख सकते हो। एक्चुअल में नंबर देते हैं, लेकिन नंबरिंग जब 1 पर हो तो आपकी इच्छा है कि आप 1 नंबर यूज करो या ना करो, क्योंकि 1 पर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो 2 पर, 3rd पर या 4th पर कहीं पर है तो उसकी नंबरिंग जरूर होगी। आप 1 में यूज करो 1, आप ना करो कोई बात नहीं। तो इसका नाम देखिए बन गया 2 क्लोरोप्रोपेनॉल या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन 1 ऑल, एक ही बात है। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, होप सो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अभी तो ये मैं इस बेस पर ले रहा हूँ, अभी थोड़े छोटे नेमिंग से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर मैंने ले लिया आपका, ठीक है, COOH। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है आपके पास, ये मॉलिक्यूल है आपके पास। तो स्टूडेंट देखिए, हमेशा मैंने फिर बताया कि नंबरिंग करते समय जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं इधर से नेमिंग करता हूँ, नंबरिंग करता हूँ, तो 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को क्या नंबर मिला, 3, और ये है हमारा प्रीफिक्स, तो इसको नंबर क्या मिला, 4। हमने ऐसे देख लिया। अगर मैं उधर से चलूँ तो क्या नंबर मिलेगा, देखो जरा, 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन,
4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन। अब फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिला? 4। और मैंने क्या कहा? फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो किधर से छोटा मिल रहा है? इधर से। इसे 3 मिल रहा है, उधर से 4 मिल रहा है, तो ये वाला पैटर्न गलत है। पहले तो ये डिसाइड करते हैं। अब ये डिसाइड हो गया, अब आ जाओ यहाँ पे प्रेफिक्स चेक करो। प्रेफिक्स कौन है? ये रहा प्रेफिक्स Br पे, ब्रोमो प्रेफिक्स है ये। कौन सी पोजीशन पर है? 4th कार्बन पर है। तो 4th कार्बन है तो क्या लिखें? 4 और क्या लिख दें? ब्रोमो। विद पोजीशन उसका नाम लिख दिया, प्रेफिक्स यूज हो गया। उसके बाद बारी आती है वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन को हम लोगों ने लिखा था, क्या यूज करते हैं? हेक्स। हेक्स। जब वर्ड रूट भी पूरा हो गया, यानी नंबर ऑफ कार्बन के लिए हमने वर्ड यूज कर लिया हेक्स, उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एन। एन। उसके बाद बारी आती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH। इसको क्या बोलते हैं? तो अभी देखा था हम लोगों ने, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सी पोजीशन पर अटैच है? 3rd। तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन 3 ओइक एसिड। तो नाम क्या बन गया? 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो क्या है बच्चों? ये है प्रेफिक्स। हेक्स क्या है? तो हेक्स है वर्ड रूट। हेक्स है वर्ड रूट। एन क्या है? तो एन है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। और विद पोजीशन 3 ओइक एसिड क्या है आपका? सेकेंडरी सफिक्स। तो हमेशा हम इस सिस्टम को यूज करेंगे और नेमिंग कर लेंगे। होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो थोड़े टफ थे। टफ का मतलब इस कंडीशन को फॉलो करने वाले मैंने करा दिए। अब मैं बिल्कुल बेस से लेकर स्टार्ट करता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आप इन दोनों को देख लीजिए, होप आपने देख लिया होगा। अब मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे बच्चों किसकी? तो सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज की। और बेसिक फार्मूला किसके होते हैं? एल्केन्स के। तो सबसे पहले हम नेमिंग करनी है एल्केन्स की। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एल्क। एल्क को किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को। यानी ये एक्चुअल में एक तरीके की क्या है? वर्ड रूट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये बात। और एन्स, एन वर्ड यूज होता है सिंगल बॉन्ड के लिए। ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है CH4। सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है ये एल्केन का। तो एल्केन का सबसे छोटा और सिंपल मॉलिक्यूल है। तो हमें देखिए, हम यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे प्रेफिक्स। प्रेफिक्स हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो प्रेफिक्स है ही नहीं, तो यूज ही नहीं करेंगे, छोड़ दो। फिर बारी आती है वर्ड रूट, यानी नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है? 1। और 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। तो हमने लिख दिया 1 कार्बन को मीथ बोलते हैं। उसके बाद बारी आती है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मींस बॉन्ड, सिंगल, डबल या ट्रिपल। तो आपको पता है CH4 कैसे बनता है? H। इसको एक्सपेंड करूँ तो H, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, लास्ट क्लासेस में पढ़ा, तो 4 बॉन्ड ऐसे बनाएगा। यानी सारे बॉन्ड क्या हैं? सिंगल। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा? एन। मींस प्रेफिक्स तो था ही नहीं इस फॉर्मूले में, तो हमने यूज नहीं किया। वर्ड रूट था, 1 कार्बन था, तो हमने मीथ यूज कर लिया। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड चेक करें तो सिंगल आए, तो इसलिए एन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो यूज ही मत करो। नाम क्या बन गया? मीथेन। नाम क्या बन गया? मीथेन। होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, C2H6। C2H6 को और कैसे लिख सकते हैं? तो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, बॉन्डिंग करी तो हमने ये देख लिया। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको बॉन्ड चेक करना है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको बॉन्ड चेक करना है, कहीं पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड चेक करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो? CnH2n+2। डबल बॉन्ड चेक करने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लो H2n, CnH2n। ट्रिपल बॉन्ड चेक करने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लो CnH2n-2। यानी ये आयन के लिए होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे जब मैंने, तो ये क्या था? ट्रिपल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आयन वाला, डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ईन वाला, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, एन वाला। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। अब सपोज करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर बनानी नहीं आती है, और हमें नहीं पता कि इसको एक्सपेंड करने के बाद इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा या इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा।
तो अगर हमें नहीं पता है, तो अगर हमें ये तीनों फॉर्मूले पता है तो आप फॉर्मूले में अप्लाई कर लो और देख लो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल पहले मैं ये वाला ट्रिपल बॉन्ड के लिए चेक करता हूँ कि क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा CnH2n-2। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। कितने हैं नंबर ऑफ कार्बन फॉर्मूले में? 2, तो यहाँ 2 रख दो। C2H2 इंटू n की वैल्यू क्या रखोगे? 2 - 2 क्या होगा? C2H4 - 2। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H2। क्या ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। चलिए भाई, इस फॉर्मूले के अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं डबल बॉन्ड के लिए। CnH2n, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। कितने हैं? 2, तो लिखो C2H2 इंटू 2, तो कितना होगा? C2H4। क्या अब फॉर्मूला फॉलो हो रहा है? सेम है क्या? अब भी सेम नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड भी नहीं है। चलिए, अब तो क्लियर हो ही गया होगा। जब ट्रिपल भी नहीं है, डबल भी नहीं है, तो कौन सा होगा? सिंगल होगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। CnH2n+2 वैल्यू रखते हैं n की। C2H2 n की वैल्यू कितनी होगी? 2 + 2 मीन्स C2, 2 2 4 और +2 6H6 आ गया वही। तो अगर, और ये देखो मैच हो गया। यानी ये कौन सा फॉर्मूला है? किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल बॉन्ड को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जहाँ पर जिस कंपाउंड के अंदर सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है, और उनके अंदर सिंगल बॉन्ड को हमेशा इन बोलते हैं। अब आपको बात क्लियर हो गई। 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। अब देखो वापस आ जाओ इस पर। प्रेफिक्स क्या दिख रहा है यहाँ पे? प्रेफिक्स नहीं दिख रहा, तो छोड़ दो। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? ईथ। प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है, अभी चेक किया है, तो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो क्या वर्ड यूज होगा? एन। तो क्या बन गया? ईथेन। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो बस नाम बन गया ईथेन। इसी तरीके से अगर मैं अगला मॉलिक्यूल लूँ C3H8, तो देखिए, और एक बात और बताऊँ, एक शॉर्टकट बता दूँ। चलो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या है? जितने n हैं उससे आगे डबल n है। 2n का मतलब इसके दुगने n, और दुगने से 2 ज़्यादा। यानी अगर मेरे पास 2 हैं, n 2 हैं, तो 2 के डबल 4, और 4 में 2 ज़्यादा 6। मीन्स यहाँ चेक करो ना आप, जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा। कार्बन कितने हैं? 3, 3 का डबल 6, 6 में 2 जोड़ दो तो 8, 6 से 2 ज़्यादा यानी 8। आ गया फॉर्मूला। तो वो पहला वाला है, हमें बस देखना ही है, हमें तो देखते ही याद हो जाएगा। आप देखो ना, जितने कार्बन हैं उसके डबल, कार्बन के डबल कितना हो गया? 3 कार्बन है तो कार्बन कितने के डबल कितने हैं? 6 कार्बन का, 3 कार्बन का डबल कितना होता है? 6 हाइड्रोजन। 6 से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हो, जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा अगर हाइड्रोजन हो तो वो एल्केन होता है। जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा, दिख रहा है मुझे? डबल होगा 6 और 6 से 2 ज़्यादा 8। तो ये क्या है? सिंगल बॉन्ड वाला है। और सिंगल बॉन्ड वाला तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और सारे बॉन्ड सिंगल तो एन। इसी तरीके से जितने कार्बन हैं उसके डबल कितने होंगे? 8 हाइड्रोजन, और 8 से 2 ज़्यादा यानी 10 हाइड्रोजन, C4H10। तो ये क्या होगा? 4 कार्बन तो ब्यूट, और दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, ब्यूटेन। चाहो तो फॉर्मूले में पुट कर लो, फॉर्मूला भी यही कह रहा है। जितने कार्बन हैं उसके दुगने से 2 ज़्यादा अगर होते हैं हाइड्रोजन, तो वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाला होता है। आ गया मज़ा? चलिए अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। बनाओ आप C5H12। C5H12 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या हो गया? एन। तो क्या बन गया? पेंटेन। अब ये तो हुआ एक्सपेंडेड करना हो तो क्या होगा? देखो C5H12 ये तो आपने देख लिया होगा, कर दूँ रब। अब अगर C5H12 को आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH4, ओ सॉरी CH3, तो देखिए अब भी यही है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, कॉम्पैक्ट करके लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, एक्सपेंड करके लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा। देखो ना, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन है, ऐसे लिखा जाता है। और आपको पता है कि कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है
क्या कि वो टेट्रावेलेंट होता है, यानी कार्बन कहीं पर भी होगा 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा। आप यहाँ चेक करो, एक बॉन्ड तो ये रहा कार्बन का, 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए होंगे, हाइड्रोजन के साथ। कैसे, H H H 3 बॉन्ड बन गए, अगला यहाँ बना दिया, हो गए इसके 4। इस कार्बन को चेक करो, यहाँ रख दिया हमने कार्बन, एक तो ये बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन है तो H और H, और इसने आगे बना दिया बॉन्ड, फिर हो गए इसके 4। इस कार्बन पर आ जाओ, H और H 1 2 3, ये हो गया 4। इस कार्बन पर आ जाओ 1 2, इस कार्बन पर आ जाओ, तो देखिए आप चेक कीजिए कार्बन सारे में क्या है, सारे कार्बन, इसके कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। और आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 to 5 to 7 to 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप, नाम तो वही बनेगा। 5 कार्बन, किधर से भी नंबर दोगे 5 ही है, तो 5 कार्बन यानी पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल तो एन, तो ये क्या है, पेंटेन। क्लियर होती है बात। चलिए इसी तरीके से पेंटेन के बाद मैं आपको हेक्सेन, हेप्टेन, हेक्सेन सब बना सकते हैं, तो चलिए आप बना लीजिएगा। मैं यहाँ फॉर्मूले लिख देता हूँ, थोड़ा ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं लिख रहा हूँ C6, जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन, और उससे 2 ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो क्या होता है, एल्केन, तो हम क्या लिखेंगे C6H14। बना देना इसका नाम, बना दोगे, बना लो। C7H16, एक फॉर्मूला ये भी है। C8H, दुगने से ज़्यादा हैं तो 18, 8 दूनी 16 और 2 18। जरा नाम बना लेना इनके, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वालों के नाम प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। C9H, दूनी 18 तो 20, H20, बना देना नाम, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग कर लोगे आप। क्या, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल है तो हेप्टेन। 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ऑक्टेन। 9 कार्बन को नन बोलते हैं और सारे बॉन्ड सिंगल है तो ननेन। लो नाम भी बता दिए, आप एक बार खुद करके देखना। तो ये थे सारे बॉन्ड सिंगल वाले, सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं, यानी ये कौन सी सीरीज पढ़ाई मैंने आपको, एल्केन। ये सीरीज पढ़ाई मैंने एल्केन। एल्क माने नंबर ऑफ कार्बन और एन माने सिंगल बॉन्ड। जैसे नंबर ऑफ कार्बन, एल्क माने नंबर ऑफ कार्बन था, कितना नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर, मीथ, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन। ये था C2H6 जिसका नाम होगा इथेन। इसी तरीके थर्ड मॉलिक्यूल हमने देखा था C3H8 जिसका नाम क्या था, प्रोपेन। इसी तरीके से फोर्थ मॉलिक्यूल देखा था C4H10 जिसका नाम क्या था, ब्यूटेन। इसी तरीके से C5H12 देखा था जिसका नाम क्या था, पेंटेन। और आप इनको एक्सपेंड भी कर सकते हो, है ना, एक्सपेंड करना सिखाया मैंने आपको। चलिए तो ये हो गया। जैसे C4H10 को एक्सपेंड करना है तो क्या होगा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सबको आपको पता है क्योंकि डबल से 2 ज़्यादा हैं, डबल से 2 ज़्यादा हैं तो ये सिंगल बॉन्ड वाला, तो सिंगल बॉन्ड बना दिए। और कार्बन को सैचुरेटेड करने के लिए 10 हाइड्रोजन लगा दो आप, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, C4H10 को चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। 4 कार्बन, ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल, इन, ब्यूटेन, ठीक है। तो आपको एल्केन सिखा दिया। अब बात आएगी एल्कीन की। एल्कीन, एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन। एल्क माने तो मैंने आपको बताया हुआ है नंबर ऑफ कार्बन, इन माने डबल बॉन्ड, इन माने डबल बॉन्ड। जैसे मैंने कहा इस फॉर्मूले में देखिए C2H4, 2 कार्बन, सर 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन को हमने ईथ लिख दिया, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये कैसे पता लगे इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो चेक करो फॉर्मूले से। फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, यहाँ रखो। जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए। जितने कार्बन है उसके दुगने कितने होते हैं, हाइड्रोजन 4, और 2 ज़्यादा कितने होने चाहिए, 6, तो एल्केन होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो, जितने कार्बन होने चाहिए उसके दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए। जितने कार्बन हो अगर उसके दुगने हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन हो, 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन हो, 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन हो, 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन हो, 5 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन हो, 6 कार्बन है, शायद दिख ना रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन हो, 7 कार्बन है तो 14 हाइड्रोजन हो, 8 कार्बन है तो 16 हाइड्रोजन हो, 9 कार्बन है तो 18 हो, और अगर 10 कार्बन है
तो 20 हो, यानी जितने कार्बन हो उसके दुगने अगर आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर तो वो किसको फॉलो करेगा? डबल बॉन्ड को फॉलो करेगा। चेक कर लो, बताओ किसका चेक करो? इसका चेक कर दूं, इसका कर दूं? चलो इसका कर देते हैं। C7H14 फॉर्मूला है डबल बॉन्ड के लिए, ये रहा CnH2n, n की वैल्यू कार्बन 7 तो C7H2 × 7 कितना हो गया? C7H14, आ गया वही फॉर्मूला। इसका मतलब डबल बॉन्डेड है। तो जब भी कार्बन हो और उसके दुगने, जस्ट दुगने हाइड्रोजन हो, डबल हाइड्रोजन हो, तो वो क्या कहलाता है? एल्कीन। एल्कीन के लिए यानी डबल बॉन्ड है उस फॉर्मूले में, और डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है? इन वर्ड यूज होगा। तो चलिए, ईथ 2 कार्बन और डबल बॉन्ड हमें पता लग गया तो क्या बन गया? इथीन। C3H6 3 कार्बन, ईथ 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। पागल हो गए, प्रॉप बोला जाता है, प्रॉप। और डबल बॉन्ड है, चेक कर लिया, जितने कार्बन है उसके डुगरे हाइड्रोजन, इसलिए क्या बोला? प्रोपीन। 4 ब्यूट, क्या होगा? ब्यूटीन। पेंट, इन। याद आया कुछ? आया? महिला वर्ग आया याद? लड़कियों आया? नहीं आया? करना याद, आ गया, सब हंस रहे हो। चलिए, C6H12 हैक्स, डबल बॉन्ड है तो इन। 7 को बोलते हैं हैप्ट, डबल बॉन्ड है तो इन, हैप्टीन। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, डबल बॉन्ड है तो इन। 9 को बोलते हैं नन, डबल बॉन्ड है तो इन, तो क्या बन गया? ननीन। डैकीन इस तरीके से बन जाएगा। होप आपको क्लियर होगा। एल्कीन वाले ऐसे होते हैं। इनको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, इनको जरा मैं एक्सपेंड करना सिखाता हूँ आपको। यानी जरूरी नहीं है आपको ऐसे फॉर्मूला मिले, जरूरी नहीं है आपको ऐसे फॉर्मूला मिले। तो कैसे मिल सकता? इस इथीन को C2H, देखो 2 कार्बन, हमें पता है 2 कार्बन कहाँ है? डबल बॉन्ड है, इन वाले हैं ये, तो डबल बॉन्ड लगा दो 2 कार्बन के बीच में। अब कितने हाइड्रोजन है? 4, 1 2 1 2। चेक करो क्या कार्बन टेट्रावेलेंट है या नहीं है? एक इस कार्बन के रेस्पेक्ट में काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन पूरे हैं। इस बार इसके साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 ही बनाएगा, हर कंडीशन में 4 ही। आप देखो ना, 1 2 3 4, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में काउंट करो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, ठीक है। 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, बन गया इसकी स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर मिले तो आप क्या लिखोगे? 2 कार्बन है तो आप लिखोगे ईथ, और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये आ जाए C3H6, 3 कार्बन है, 1 2 3, लेकिन हमें पता है डबल बॉन्ड वाला है तो कहीं पर किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं। कितने हाइड्रोजन है? 6। कार्बन को टेट्रावेलेंट करना है, 2 बॉन्ड तो इसके बन चुके हैं इस वाले कार्बन के, 3 4, इसके तो हो गए 4। अब इस कार्बन को काउंट करो, 1 2 3, इसके तो ऑलरेडी 3 हैं, एक दे दो से हाइड्रोजन, इसके हो गए 4, 1 2 3 4। अब इसके कितना है? 1 2 3 4, हो गए इसके भी 4। सबका देखो कार्बन टेट्रावेलेंट है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, हो गए 4। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, हो गए 4। 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, हो गए 4। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? C3H6 की। आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है, कॉम्पैक्ट कर दो, ऐसे भी लिखी मिल सकती है। इस CH3 को क्या लिखोगे आप? CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको क्या लिखोगे? CH, फिर आगे क्या है? डबल बॉन्ड, तो आप लगा दो डबल बॉन्ड, CH2। तो चाहे देखो C3H6 लिखो, ऐसे लिखी मिले या ऐसे लिखी मिले, बात एक ही है। नेमिंग करते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रॉप, और डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इन। आई बात समझ? इसकी बना के देखते हैं C4H8 की। सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, चिंता ना करो। और कोई डाउट क्वेरी हो, एक्चुअल में ये नोमेनक्लेचर इतना बड़ा है कि एक लेक्चर में पूरा नहीं होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पर होगा, ठीक है। तो आज हम एल्केन एल्कीन एल्काइन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप वाले आगे करेंगे। फिलहाल मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ C4H8। C4H8 में 4 कार्बन, 1 2 3 4, हमें पता है दुगने हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड होगा, पहली पोजीशन पे देना है हमेशा डबल बॉन्ड। इधर से काउंट करोगे तो ये पहली बनेगा, इधर से काउंट करोगे तो ये वाला पहला बनेगा। दे दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, हो गया भाई, डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड हो गया तो क्या करोगे आप? तो 8 हाइड्रोजन यूज़ करो ना, इस कार्बन को टेट्रावेलेंट करो, 2 कार्बन दिख, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, 1 2 3 4, हो गए इसके 4। इसके काउंट करो 1 2 3, 3 तो पहले ही हैं, 4 हो गए। इस कार्बन के लिए काउंट करो 1 2, 2 हैं, 2 और दे दो हाइड्रोजन, 4। इसके लिए काउंट करो, एक ही बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3,
देखो जरा, सी एच 3 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, हो गए पूरे। इसको कैसे लिख सकते हो आप? CH3, इसको CH3 सिंगल बॉन्ड, आगे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसको क्या लिखोगे? CH2 सिंगल बॉन्ड, ये क्या है? CH, आगे क्या है इसके? डबल बॉन्ड, ये क्या है? CH2। तो ऐसे लिख दे तो कोई गलती? नो। आप देखो 1 2 3 4 4 कार्बन, ब्यूट, डबल बॉन्ड, ब्यूटीन। आ रही बात समझ? और करो, चलो एक और दिखा देते हैं। C5H10 देखो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, 10 हाइड्रोजन, कार्बन को टेट्रावैलेंट करते हुए 1 2 3 4 हो गए 4, 1 2 3 पहले ही हैं, एक और लगा दो 4, 1 2 2 बॉन्ड हैं, 3 4, 1 2 3 4, एक ही है इसका, 1 2 3, दिख रहा है? मर गया, हाँ चलो देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन काउंट कर लो, उतने ही हैं 10। तो क्या होगा? 5 कार्बन तो ब्यूट और सारे, सॉरी 5 कार्बन तो पेंट और सारे बॉन्ड तो सिंगल हैं, लेकिन एक बॉन्ड डबल आ गया तो क्या बन गया? पेंटीन। अरे भैया याद आया, बार बार याद करा रहा हूँ, पेंटीन पेंटीन पेंटीन, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, विटामिन ए विटामिन के, क्या होता है? पेंटीन। क्या सर कहाँ यूज़ करते हो? अरे अब तो बता दो, कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो शर्म आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, गर्ल्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलिए भाई, ये एल्कीन वाले हो गए बच्चों, एल्कीन वाले, है ना। तो डबल बॉन्ड कैसे होता है, कैसे मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, तो डबल बॉन्ड का आपको कंसेप्ट करा दिया। थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं। एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाले, एल्क माने नंबर ऑफ कार्बन, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल से लेते C2H2, चेक कर लें एक बार इस फॉर्मूले में, क्योंकि आइन का फॉर्मूला ये है, क्या इसे फॉलो कर रहा है तो देख लो ना। कार्बन के नंबर 2 हैं, रखो जरा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, C2H4 माइनस 2, C2H2, आ गया वही फॉर्मूला। इसका मतलब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्क, और एल्क माने ईथ, 2 कार्बन को ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड है, अभी चेक किया है, इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड वाले को, तो क्या बन गया? आइन। आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, देखो यही, अगर आपको ऐसे मिल जाए तो यही स्ट्रक्चर है इसकी। 2 कार्बन थे, कार्बन को टेट्रावैलेंट होना है, हमें पता है हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता, तो एक इसके साथ बना लिया, किसके साथ बना लिया, इनको 2 मिनट अगर छोड़ो तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कार्बन को कितने बॉन्ड की नीड है? 3, 1 2 3 हो गए 4। इस कार्बन को कितने थे? 4 हो गए। तो C2H2 ऐसे लिखा मिले या ऐसे लिखा मिले, एक ही बात है। 2 कार्बन, ईथ, ट्रिपल बॉन्ड, आइन, इथाइन। अगला मॉलिक्यूल देखें, C3H4, इसकी भी ट्रिक बता दें जरा, देखो तो फॉर्मूले में गौर करो, जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 कम, जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होने चाहिए। जितने कार्बन हैं, कार्बन 3 है तो इसका डबल कितना होना चाहिए? 6 कार्बन 3 है तो 3 का डबल कितना होता है? 6, और 6 से 2 कम कर दो तो कितना होगा? 4, ये तो आएगा। जितने कार्बन हैं उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखो जितने कार्बन हैं, कार्बन का कितने हैं? 3, इसका डबल कितना होगा? 6, और 6 से 2 कम करोगे तो 4, उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो डेफिनेटली वो ट्रिपल बॉन्डेड है। चलिए भाई, 3 कार्बन, क्या बोलोगे? प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, प्रोपाइन। सर अगर बॉन्ड मतलब एक्सपेंड करके दिखाऊं तो कैसे? 3 कार्बन है भाई, एक एक बॉन्ड तो होगा, एक एक बॉन्ड तो मिनिमम होगा। अब 3 बॉन्ड है तो पहली पोजीशन पे 3 बॉन्ड दे दो, लो 1 2 3 बन गए। इस कार्बन को अब कितने बॉन्ड चाहिए? 4, एक बॉन्ड और चाहिए तो हमने H बना दिया, हो गया इसके 4 पूरे। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बुरे हैं, इसको तो ज़रूरत ही नहीं है हाइड्रोजन की। इसको देखो, एक ही बॉन्ड है बेचारे के पास, 1 2 3, देखो जरा चेक करो, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, और सब सारे कार्बन टेट्रावैलेंट हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। इसको कैसे लिख सकते हैं? इस CH3 को कैसे लिख दो आप? ऐसे, CH3 बंद करके लिख दो। आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड, आगे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपाइन है, ये भी प्रोपाइन है, ये भी प्रोपाइन है।
होप आपको अब सारी बातें क्लियर हुई होंगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के नाम सब क्लियर हो गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। चलिए भाई, अगर आपको मिल जाए जितने कार्बन हैं उसके डबल हाइड्रोजन से 2 कम, मीन्स C4H6, तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा डेफिनेटली इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। 4 कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन, तो 4 कार्बन ब्यूट और सारे बॉन्ड, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसको कैसे फॉर्म करेंगे? 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, क्योंकि हमें पता है ये आइन है, ट्रिपल बॉन्डेड है, दुगने से 2 कम हाइड्रोजन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड को फॉलो करता है, तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड बना दो। अगर इसको एक्सपेंड करके दिखाना है आपको, 3 बॉन्ड बना दिए। अब 6 हाइड्रोजन यूज़ करने हैं, 1 2 3। इस कार्बन के रेस्पेक्ट में कितने बॉन्ड बने हैं? 3, एक और बना दिया, 4 हो गए। इस कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5, 4 हो गए इसके बॉन्ड पूरे। इस कार्बन में 1 2 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड और चाहिए तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसके पास कितना है? इस कार्बन के पास केवल 1 बॉन्ड, 1 2 3, तो हो गया। इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया मॉलिक्यूल। अब आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो? CH3, इसको कैसे लिख सकता हूँ? C और H3, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3। आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसको कैसे लिख सकता हूँ? CH2। आगे क्या है? सिंगल बॉन्ड। फिर आगे कौन है? C। आगे कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन है? H। बंद कर दो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक ही फॉर्मूला है, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन 4 कार्बन तो ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो आइन, ब्यूटाइन। इस तरीके से आगे बढ़ें तो एक और फार्मूला देख लेते हैं। हम लोगों ने लिया 5 कार्बन, 5 का दुगना 10 हाइड्रोजन, 10 से 2 कम क्या हो जाएगा भाई? H8। ये क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल से 2 कम हो तो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल होता है, वो एल्काइन होता है। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड भी था इसके अंदर तो क्या बन गया? पेंटाइन। क्या बन गया? पेंटाइन बन गया। तो 5 कार्बन को कैसे अगर दिखाना हो तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है तो 1 2 3 दिखा दो। 8 हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, 3 बॉन्ड इसके बन चुके हैं, एक और बना दिया 4। इसके ऑलरेडी 4 हैं, यहाँ 2 हैं, 3 4, यहाँ भी 2 ही हैं, 3 4, यहाँ एक ही है, 1 2 3। कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? CH3। इसको कैसे लिख सकता हूँ? CH2। इसको कैसे लिख सकता हूँ? CH2। आगे C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, होगा क्या? पेंटाइन। इसी तरीके पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं बोल दूँ क्या? चलिए इसकी प्रैक्टिस करना, आप इसको एक्सपेंड करके देखना। C6H कितना? 10, C7 H12, C8 H14। इनकी आप प्रैक्टिस करना, ऐसा मॉलिक्यूल बनाना, फिर ऐसा मॉलिक्यूल बनाना और नेमिंग करना। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सेकंड पार्ट अभी और होगा, क्योंकि अभी फंक्शनल ग्रुप यूज़ नहीं करी है हमने, प्रीफिक्स यूज़ नहीं करा है, अभी हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यूज़ किया है। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ाएंगे IUPAC को। और अगर बच्चों अगर आपने यहाँ सीख ली तो आपको 10th, आपकी 11th, आपकी 12th, आपकी BSc, आपकी MSc, हर जगह ये आना है अगर आपके पास केमिस्ट्री है और आपकी बल्ले बल्ले आप सुपर से ऊपर हो अगर आपको IUPAC आती है, क्योंकि हर कंपाउंड का नाम बनाना आता है तो उसकी प्रॉपर्टी अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।